Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. Ayub Khan Sahab has secured 92 votes. Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. आइए आज हम इकट्ठे हो जाएं, ये शऊर में दब जाए, तहम्मुल और बर्दाश्त में दब जाए। चादर और चार दीवारी का उन्होंने कदस पामाल किया, कभी नहीं होता। इस बात हम लोग कैसे भूलें। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। फ्यूज़ शहबाज शरीफ मुल्क के 25वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। ये उनका मुनफरद एजाज़ है कि वो मुसलसल दूसरी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बनने हैं। उनका पिछला दौरे हुकूमत 16 माह पर जो है वो मुहित था और अभी वो 5 साल के लिए मुंतखब हुए हैं। लेकिन जिस तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं बतौर मखलूत हुकूमत के सरबराह, मुनक़सिम पार्लियामान में उनके लिए ये सफ़र आसान नहीं होगा। अपनी पहली तकरीर में शहबाज शरीफ साहब ने मसाइल के अंबार पर बात की और इनके हल के लिए मिलकर साथ चलने और काम करने की बात भी की है। इसलिए उन्होंने मिसाक़े मईशत और इसके साथ साथ मिसाक़े मुफाहमत की पेशकश भी कर दी है। अब वो और बात है कि बिजली चोरी का जिक्र करते हुए उन्होंने घड़ी चोरी का भी जिक्र करके मुखालफिन को ज़ख्मों पर जो है उनके नमक पाशी की है। 9 मई के किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की जो है वो बात भी उन्होंने की है। लेकिन मिसाक़े मुफाहमत का ये शायद पहला मुजाहरा था कि उमर अयूब की तकरीर PTV पर लाइव नशर नहीं हुई। जब उमर अयूब ने असेंबली में इसका गिला किया तो फिर उनकी तकरीर लाइव नशर हो गई। असेंबली के अंदर आज भी रवायती शोर और शराबा जो है वो नज़र आया और तकरीबन 2018 वाले पहले इजलास जैसी सूरत हाल थी। तो ये अंदाज़ा लगाना अब शायद मुश्किल नहीं है कि असेंबली के अंदर का माहौल कैसा होगा। लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब की दूसरी मखलूत हुकूमत अपने पिछले 16 माह के दौर से कुछ मुख्तलिफ कर पाएगी, जो कि बज़ाहिर मुश्किल हैं, क्योंकि नई हुकूमत के पास IMF के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं है और जब IMF आता है तो रिफॉर्म्स के नाम पर शराइत भी लाता है, मगर आखिर में रिफॉर्म सियासी तरजीहात की वजह से आते नहीं हैं और मुल्क मज़ीद कर्जे के तले दब जाता है और इसी पर सियासत होती रहती है। तो अहम सवाल यही है कि क्या इस बार मिसाक़े मईशत की बात करने वाले शहबाज शरीफ साहब वाकई सबको साथ लेकर चल सकेंगे ताकि मुल्क को मौशी बहरान से निकाला जा सके। हमारे साथ जर्नलिस्ट मौजूद हैं। आमिर इलियास राना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, साथ ही साथ आमिर ज़िया साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ ही देर में नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, बल्कि नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आमिर साहब, टू आमिर ज़हर, सो आमिर इलियास साहब आपसे शुरू करती हूँ। कल अब मुत्तवक्के है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला, वो जो नशिस्तें हैं, रिज़र्व सीट्स हैं, उनके हवाले से मुत्तवक्के है कि कल वो आ सकता है। क्या आपको लगता है कि वोट को शायद मज़ीद इज़्ज़त मिल जाती, वोट को इज़्ज़त मिल जाती अगर इसका इंतज़ार कर लिया जाता, या थोड़ा सा जो है ना इसका बेशक असेंबली का सेशन जो है वो कॉल कर लेते, लेकिन ये देख लेते कि यहाँ से क्या फ़ैसला आता है? देखें, ये तरजीहात का फ़र्क है। एक तरफ आपने जिक्र किया IMF के पास हमने जाना है और जितनी जल्दी कैबिनेट बनेगी आप डिसीजन लेंगे कि हाँ हमारा सरकारी फ़ैसला ये है, उसके बाद आप आगे चलेंगे। जाना तो है लेकिन उसके लिए कैबिनेट चाहिए। अब 29वां दिन ज़रूरी है कि असम्बली ओथ ले। अब ओथ तो हो गया और वज़ीर आज़म भी बन गए, क्योंकि एक प्रोसेस है जो लिखा हुआ है सारे का सारा। उसके ऊपर दोस्त फिर बात करते हैं कि जी वो 90 दिन भी तो लिखे हुए थे, फलां भी लिखे हुए थे। इस बहस में जाए बगैर कि अब अगर हम उसको देखें कि वाकई इनको सीटें मिलती हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, तो नताइज में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। अगर इलेक्शन कमीशन दे भी दे सीटें, हाँ वो उसका फ़र्क पड़ेगा कि अगर सेनेट के इलेक्शन हो जाते हैं तो उसमें यकीनन उसका ना सदारत के रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क पड़ना है जो 8-9 मार्च को होने लगा है। तो मेरा ख्याल है कल आए परसों आए जो भी डिसीजन आना है, अब ये तो इलेक्शन कमीशन डिटरमिन करेगा, लेकिन जो ख़त खुद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हेड की तरफ से इलेक्शन कमीशन में जमा हुआ है, उससे बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये पार्लिमानी पार्टी नहीं कहलाएगी, और अगर पार्लिमानी पार्टी नहीं कहलाएगी तो सीटें भी नहीं मिलेंगी, और सीटें नहीं मिलेंगी तो ये सारे आज़ाद कहलाएंगे। अब आज वो थोड़ी देर में, बल्कि जब ये चल रहा होगा तो वो हो चुका होगा अनाउंस, रऊफ़ हसन साहब नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान करने जा रहे हैं, फिर वो इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। इलेक्शन कमीशन उन्हें रिज़ल्ट तस्लीम कर ले, पार्टी डिक्लेयर कर दे, तो इन सबको जाना तो वही है अपनी पेरेंट पार्टी में, पेरेंट पार्टी में
मतलब वो बाकायदा अनाउंसमेंट होगी, फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास 14 दिन या कितने होते हैं कि वो उसको डिटरमिन करके ओके करता है, वो निशान वापस बहाल करता है। ये सारे आने वाले दिनों के क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी यही है कि उसका फ़र्क, नुमाया फ़र्क पड़ता है अगर वो नशिस्तें पीटीआई को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाती हैं तो सेनेट में फ़र्क पड़ना है उसका। बिल्कुल। और अगर नहीं मिलती तो ज़ाहिर है फिर ये हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, एक लंबी जंग है। बिल्कुल ठीक। बेशक जो है इस पे जो आजकल जो ये सारा चल रहा है इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऑप्टिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमिर ज़िया साहब, आपकी तरफ आती हूँ। अगर कल अब ये फैसला मुतवक्के है और ये आ जाता है, या फॉर दैट मैटर अगर एक हफ्ता भी जो है वो वेट करना पड़ जाता है और फैसला नहीं आता, उसके इंतज़ार में अगर ये इलेक्शंस जो हो रहे थे इनको रोक लिया जाता है, तो आपका ख्याल है कि क्या इससे ज़्यादा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं जाता? जहां बात होती है डेमोक्रेसी की, जहां बात होती है वोट को इज्जत देने की, अगर इंतजार कर लिया जाता तो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर ऑप्टिक्स। लेकिन जिस तरह से चीजों को बुलडोज किया जा रहा है तो उसमें आप ही जो तवक्को लोग कर रहे हैं ना कि इंसार किया जाएगा, जमहूरियत के पर्चे को बुलंद करेंगे, वोट को इज्जत दी जाएगी, तो वो तो बहस ही नहीं है। अब तो मतलब है कुछ चीजें जो है प्री डिसाइडेड हैं और उस पर तो मेरे ख्याल में सवाल उठाना भी मुझे मज़ाक़ खेज नजर आता है, क्योंकि हर चीज प्री डिटरमिन्ड है कि किस सिमत को जानी है। मेरे नजदीक मारिया साहिबा जो बड़े सवाल हैं, क्या जो शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, आपने अपने इब्तिदाई कलमात में कहा, क्या पहले की जो पीडीएम की गवर्नमेंट से इस मरतबा जो है हुकूमत बेहतर होगी शहबाज शरीफ साहब की? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। अच्छा, मैं समझता हूँ उसकी झलक जो है आपको नजर आएगी हुकूमत साजी के अंदर। ठीक है, वो हुकूमत साजी में ये होगा कि क्या उनकी जो वफाक में काबीना बन रही है और सूबों में जो काबीना बनेगी उसका क्या साइज कितना बड़ा होगा। अगर वो जो एक तरफ आप में कहते हैं कि जी बड़े माशी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप जो है 50-60 लोगों की, मुशीरों की और वज़रा की काबीना रखते हैं, तो उसका मतलब है कि आप जो है संजीदा भी नहीं और आप में खलूस भी नहीं है। जब आप 50-60 वज़रा के साथ चलेंगे तो जाहिर है कि उसके उतने ही महकमे भी होंगे, उतने सेक्रेटरी भी होंगे, तो हुकूमत का साइज जो है, देखिए यहाँ पर IMF नहीं आता, IMF की जो शराइत होती है, लेकिन हुकूमत खुद क्या करती है, आज हुक्मरान इशराफ क्या खुद अपनी बेल्ट टाइटनिंग के लिए क्या करती है, उसकी छोटी सी मिसाल होगी। दूसरा ये होगा कि क्या ये इनके जो अल्ले तल्ले हैं हमारे वज़रा के, मुशीरों के, ब्यूरोक्रेट्स के, उतना जारी रहेंगे या वो अवाम के दुख दर्द में शरीक होंगे? क्या वो इस बात पर तैयार होंगे कि 1300 सीसी की गाड़ियों पर आ जाएं, बड़ी गाड़ियां छोड़ दें? क्या वो पेट्रोल बचाने के लिए तैयार होंगे? क्या वो मई जून की गर्मी में वो लंदन के कपड़े पहनकर वो चाहेंगे कि उतनी ही कूलिंग हो, या वो कहेंगे नहीं जी हम सादगी पे जाते हैं, किफायतशारी पे जाते हैं? क्योंकि ये चीजें जो है हमारी इकोनॉमी को बहाल नहीं कर देंगी, लेकिन ये होता है कि जी सिंबलिज्म होता है, अलामत होती है, तो वो नजर आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, उसी तरह क्या आप जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इंपोर्ट्स को कम करेंगे? ये जो कुत्ते के खाने आते हैं, कुत्ते के शैम्पू आते हैं और अलगारों जो है आपकी कहते हैं वो चीजें आती है जिसकी जरूरत नहीं है, बड़ी गाड़ियां आती हैं और मतलब है सामान्य तायुश आता है, क्या उसको रोकने को आप तैयार होंगे इनके एजेंडे में? तो ये चीजें मुझे इस तरह की झलक नजर नहीं आ रही है बदकिस्मती से। आप माशी की बात करते हैं, आप कह रहे हैं जी माशी तरजीहात होनी चाहिए, तो मैं तो कह रहा हूँ जो बुनियादी चीजें हैं आपको करने की, ये लोग करने के लिए तैयार अभी तक नहीं है। खुदा करे हो जाए, चले हम दुआ करते हैं, हम इस हुकूमत की कामयाबी के मुतमन्नी है, लेकिन उसके लिए क्या वो कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आ जाते कहाँ। फिर आप दूसरी बात आपने फरमाया, जिन्होंने कहा कि जी आइए हम लोग जो हैं एक दूसरे के साथ शीरो शक्र हो जाते हैं और जनाब एक मईशत का एक हम लेकर आते हैं मैनिफेस्टो, एक इत्तेफाक राय का लेकर आते हैं फॉरगिव, लेकिन उसमें भी क्या फिर सवाल पैदा होता है कि क्या जो हिज़्ब इख्तिलाफ है आप उसको सांस लेने की जगह देंगे या नहीं देंगे, उनको फड़कने की भी इजाजत होगी या नहीं होगी? उसमें बड़ा सवाल आता है ना कि अब जैसे अब टेक्निकल पे आपने हम उनको रिजर्व सीट्स नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि महाजराई होगी, फिर तो मतलब है जूतियों में दाल बटेगी। अगर आप चाहते हैं कि जूतियों में दाल बटे तो फिर ठीक है, तो उसके अंदर फिर हुकूमत में आमिर साहब कथा कलामी की माफी, जो मैं आपसे जो इब्तिदाई में बात पूछ रही थी, जो मैं कह रही थी कि इंतजार कर लिया जाता, आप कह रहे थे वो तो खैर वो बुलडोज हो गया, चीजें जो आगे निकल गई। मैं इसी पे आ रही थी कि एक तरफ कुछ टाइम का इंतजार है, लेकिन हमें उधर से दूसरी साइड से जो है वो हुकूमत की जानिब से एक जो है वो एक तेज़ी नज़र आती है कि उन सीट्स के लिए भी अप्लाई कर दें जो शायद इनके पास जानी है, कि इनके पास तो वो मैंडेट नहीं है, ये नहीं ले सकेंगे, तो हमें वो सीट्स दे दी जाएं। अब उससे नज़र आता है कि मतलब एक इंटरेस्ट जो आप जो बुलडोज करने की बात कर रहे हैं उसकी तरफ मजीद जो है वो इशारा करता है। अगेन शायद वो उनको ना सीटें मिलें, मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात कर रही हूँ, तो वो तो ऑटोमेटिकली यहीं आनी है, लेकिन वो जो उतावलापन है वो भी एक जो है वो ऑप्टिक्स के लिए बहुत बुरा एक जो है वो मैसेज दे रहा है। अगर इजाज़त मैं ज़रा नज़ीर लगानी साहब की तरफ चलती हूँ। लगानी साहब, आप किस तरह ये देख रहे हैं कि एक तरफ जो है वो हम बात कर रहे हैं
कि जी मिसाक मईशत होनी चाहिए, मिसाक मफामत होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह का पोलराइज्ड माहौल है एंड स्पेशली पोस्ट इलेक्शन जो पोलराइजेशन आई है, जिसमें एक तरफ से बड़े स्ट्रॉन्ग दावे हैं कि जी हमारा मैंडेट चुरा लिया गया है, हमें जो है वो प्री पोल रिगिंग के हम शिकार हैं, हमारी सीटें नहीं मिल रही हैं, आपको लगता है कि पॉसिबल होगा? मेरे ख्याल में पॉसिबल होना चाहिए। जब से ये मामला चला है मैं उस दिन से कह रहा हूँ कि अगर आप जाएंगे उन तमाम तफसीलात में कि जनाब पार्टी रजिस्टर नहीं थी, पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा और उनके जो है तमाम उम्मीदवार आज़ाद के तौर पर आए और फिर फलां पार्टी में चले गए, फलां पार्टी की लिस्ट नहीं थी, लिस्ट इनकी नहीं थी वगैरह वगैरह, इस तरह चले जाएंगे। लेकिन अब ये बात तो खुली हुई है ना, एक ही पार्टी के लोग हैं, उनकी तादाद 90 है, 92 है, जो भी है वो वही लोग हैं और उन लोगों की एक पार्टी थी जिसका एक नाम था और नाम किन वजूहात की बुनियाद पर जो है उसको हटाया गया या वो नाम आगे नहीं आ सका, उसकी भी वजूहात थी। फिर उन्होंने नया नाम अख्तियार किया। भाई आप अगर उनकी सीटें बनती हैं आप उनको सीटें दें और वो भी अपनी सीटों में जो नाम उन्होंने दिए हैं वो कम से कम हमें बता दें, मीडिया को तो बता दें ना उन्होंने कौन सा नाम उन्होंने दिए हुए हैं, जो खवातीन की लिस्ट है, जो अकलियतों की लिस्ट है, कम से कम वो शेयर तो करें ना। वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से शेयर करना चाहें, वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से शेयर करना चाहें या वो मासस को देना चाहें, सोशल मीडिया को देना चाहें, कम से कम हमें वो लिस्ट तो बताएं कि कौन सी लिस्ट है उनके पास जो खवातीन को सीटें देना चाहते हैं, जो अकलियतों को सीटें देना चाहते हैं, हमें भी तो मालूम हो, लोगों को भी मालूम हो और ताकि उनके केस के बारे में बात की जा सके। भाई इन लोगों को तो पार्लियामेंट में जाने दें और ये बात की जा सके। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जाहिर है एक बड़ी तादाद है लोगों की जो मुख्तलिफ इल्जामात के तहत बंद हैं और ये हुकूमत शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अच्छा रिकॉर्ड हमेशा जो रहा है, उनके दौर में सियासी कैदी नहीं होते हैं, चाहे वो बेनजीर का पहला दौर हो, दूसरा दौर हो या गिलानी साहब का या इनका राजा परवेज अशरफ का दौर हो। इस दौर में सियासी कैदी नहीं रहे हैं, किसी को भी नहीं गिरफ्तार किया गया। एक मरतबा हुआ था, गिरफ्तारी हुई थी और किस तरह हुई थी और मुझे उसकी तफसीलात भी बताई थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं। वो जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब की गिरफ्तारी थी, लेकिन वो वक्त बहुत हो चुका, उसकी कीमत उन्होंने इतनी अदा की कि 14 साल जो है जरदारी साहब ने भी जेलों में गुजारे बगैर किसी जुर्म के साबित हुए। अब वक्त आ गया है कि वो खुद ये बात लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाए वफाकी हुकूमत में और उनसे कहे कि जनाब जिन लोगों पर ट्रायल होना है वो हमें बता दें, जिन लोगों पर ट्रायल नहीं होना है उन लोगों को छोड़ें, आप रिहा करें। और बहुत सी खवातीन हैं जिनके बच्चे घरों पर इंतजार कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं ऐसे जिनका ये नहीं था, उन लोगों को रिहा किया जाना चाहिए। और जिन पर जुर्म है आप उन पर जो है वो इंडेक्ट करें, उनको उन पर फर्द जुर्म लगाएं और अपना साबित करें कोर्ट ऑफ लॉ में, प्रोसिक्यूशन करें उन केसेस की। अगर आप इसी तरह से जेल में बंद रखेंगे वो तो इलीगल हो जाएगा ना। आपने जबकि उनकी गिरफ्तारी के बाद अब तक ना आपने फर्द जुर्मात की, ना चालान पेश हुआ, ना ट्रायल शुरू हुआ, ना मुकदमा चला, ये तो सारी की सारी नजरबंदी के या जेल में होने के जितने भी अयाम वो रहेंगे। तो आप कौन सी मुफाहमत की बात कर रहे हैं अगर इन लोगों को आपने जेल में रखा हुआ है? तो आप ये कह रहे हैं कि फॉर स्टार्टर्स ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर वाकई वो अपनी इस ऑफर में संजीदा हैं तो कम से कम इधर से पहल जो है वो की जानी चाहिए। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। मैं जरा आमिर साहब की तरफ चलती हूँ। आमिर साहब, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ऑफ़र है कि जी मफामत जो है वो होनी चाहिए, मिसाकी मफामत जो है वो होनी चाहिए, उसमें एक बात अच्छी ऑफ़र है, बट क्या आप समझते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ उसकी फेवर में जा रही हैं? बिकॉज़ एक तरफ हम देखते हैं, आपने देखा कि जब असलम इकबाल साहब का जो मसला आया कि जी केपी में पुलिस की 5-6 जो है वो गाड़ियां खड़ी हुई थी और जज साहब खुद पूछ रहे थे कि ये कैसे आए, मैंने तो मना किया था कि इनको नहीं अरेस्ट कर सकते, दूसरे सूबे से जो है वो पुलिस आ रही है। एक तरफ ये चीज़ चल रही है, दूसरी तरफ ये मफामत की जो है वो बात हो रही है। क्या ये सिर्फ लफाजी रह जाएगी या आप समझते हैं कि इसमें हकीकी वैल्यू है? दो चीज़ें हैं। एक, उन्होंने जहाँ मुफाहमत की ओवरऑल बात की, साथ उन्होंने कहा 9 मई पे कोई बख्शिश नहीं होगी जी, और हम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा 2 साल से कम जिन लोगों को सजाएं हुई हैं हम उनको अदलिया के ज़रिए कोशिश करेंगे कि रिलीफ दे सकें। 2-3 चीज़ें हैं कि दहशतगर्दी को वो अलग कर रहे हैं ओवरऑल पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने एक ऑफ़र किया है। अब ये बात पीटीआई के ऊपर है और ख़ुद शहबाज शरीफ के ऊपर है कि ये रास्ता कैसे निकलेगा। वो बिल्कुल अड़े हुए हैं। वो तो उमर अयूब तो उस 3 नवंबर पे बात कर रहे हैं जिस पे
खुद चौधरी परवेज लाई ने कहा था कि पीटीआई हमें एक एसएचओ नहीं दे सकी पूरे पंजाब से कि जी जो पर्चा उनकी मर्जी का दे दें, चलें हम तो नहीं करा सके तो ये दे दें। तो ये कोई चीज़ें छुपी तो नहीं हुई हैं जिस पे आज उमर अयूब बहुत बोल रहे थे कि जी 3 नवंबर का हिसाब दो। ये जब तय होगा पार्लियामेंट में, अगर आप वर्किंग रिलेशनशिप चाहेंगे हो भी जाएगी, और इमरान खान और बाकी लोगों को, जैसे बाकी लोगों को जमानतें हुई हैं, उनकी भी जमानतें आखिर होनी हैं। कब होनी है? अभी उनका नैब का एक और केस 190 मिलियन पाउंड का चल रहा है। अगर रास्ता इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई का चुन लिया है तो फिर मुफाहमत का रास्ता भी नहीं निकलेगा। अशरफ ज़ई साहब की जो नॉमिनेशन है उसके बाद तो लगता है कि अभी भी वो किसी मूड में नहीं है कि अपना रास्ता जो है वो तब्दील करें। नहीं, उनका मूड सिर्फ एक है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, बाकी वो डराना धमकाना, मतलब वो सियासतदानों से नहीं बात करना चाह रहे, सीधी सी बात है। और इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही, और मुझे भी यही मूड लग रहा है कि वो अब 9 मई वाला काम थोड़ा तेज़ होगा। कुछ जर्नलिस्टों पे बात आ रही है कि अब हमारे यहाँ हमने खुद फेक न्यूज़ को इतना प्रोपेगेंडा किया है सब कुछ कि सही उल्टी खबरें देने वाले यहाँ ज़्यादा ड्रामेटाइज कर रहे हैं। आप देखें यूट्यूब पे जर्नलिस्ट क्या हैशटैग करते हैं, हेलीकॉप्टर आ गया, फलाना हो गया, मतलब वो बिक रहा है ना, चूरन बिक रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, ना मुझे करना चाहिए, ना आपको करना चाहिए, ना किसी और को करना चाहिए। जो ठीक कर रहा है वो ठीक है, और उसको स्टैंड भी लेना चाहिए, उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। अब जो आमिर ज़िया साहब ने बात की थी और आपने कैबिनेट में की, देखिए ये बिल्कुल ठीक बात है कि कैबिनेट डिटरमिन करेगी शहबाज शरीफ की गवर्नेंस का कि जी वो कहाँ खड़े हैं। अगर 84 की कैबिनेट होनी है तो फिर आप PDM 2 पे खड़े हैं ओरिजिनली, और अगर आप जाहिर है पीपल्स पार्टी को ये लाने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर एक वजीर 4-4, 5-5 वजारतें संभाल ले और छोटी कैबिनेट हो, और अब वैसे तो हम फ़ौरन हर चीज़ पे हमारा काम है साफ़ियों का, अगर वो छोटी कर दें, वो शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने तनख्वाह नहीं ली थी तो हम कहते थे ये ड्रामे हैं इनके, अल्ले तल्ले प्रिविलेजेस नहीं ख़त्म होते। अब गाड़ी तो उन्होंने सरकारी इस्तेमाल करनी है, जो भी वज़ीर बनेगा जो इस मुल्क में काम करेगा। हम हर चीज़ के ऊपर तनकीद भी करते हैं, हाँ बिल्कुल छोटी कैबिनेट होनी चाहिए, और वो लोग होने चाहिए जो डिलीवर करते हुए नजर आए, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो KP में हो, वो सिंध में हो, वो विफाक में हो। आप हम सबको बलूचिस्तान में सबको मॉडल तो एक ही लाना है कि इस पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है। जो बड़े लोग हैं रिटेलर, ये जो खास तौर पे रिटेलर शॉप्स हैं, ये बड़े लोग नहीं हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। फिर उसके बाद जो लैंड माफिया है, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जहां से टैक्स आ सकता है उसकी तरफ नहीं जाता है, या तनख्वाहदार की तरफ चले जाते हैं, या इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे। अब इस तरफ जब तक नहीं आएंगे कि आप चेंज नहीं करते अपने आप को, मॉडल ऑफ गवर्नेंस आप तब्दील करके दिखाएं, लोग आपके साथ खड़े होंगे। आप नहीं करेंगे तनकीद और बढ़ जाएगी। बिल्कुल। लेट्स सी कि किस तरह होता है, इस पर डिटेल में आगे जाके बात करेंगे, क्योंकि जो आप ऑलरेडी टैक्स की बात कर रहे हैं कि IMF ने कह दिया जी 7 से जो स्लैब्स हैं 4 पे करें, तो ऑलरेडी जो टैक्स लोग हैं, मैं और आप हैं, उन पे ज़्यादा इसका जो है वो बोझ आएगा। आमिर ज़िया साहब, ये भी अब ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब बेशक जो भी जो है वो ऑफर्स दे रहे हैं, उनकी जो हुकूमत है वो 27 किलोमीटर के रेडियस में है। पंजाब एक बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले करता है। मरीम नवाज़ हैज़ अ डिफरेंट माइंड सेट, चाहे शहबाज शरीफ साहब जो भी बात करते रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी बात करती रहे, लेकिन चीज़ें उसके बरक्स हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ उसके बरक्स हैं। और मरीम साहिबा के ये कहा जा रहा है कि अगेन जो बात करूँगी मियाँ असलम साहब की, कि जो उनके साथ हुआ ये एक ट्रेलर है कि आगे बाकियों के साथ क्या होगा। हाउ सीरियस डू यू थिंक दिस ऑफर कैन बी टेक, ये कितना इसको सीरियसली लिया जा सकता है? देखिए दिलों का हाल तो जो है दिलों का हाल अल्लाह मियाँ जानते हैं, और आप उस पर क्या बात कह सकते हैं। लेकिन जो नजर आता है, जैसे आपने फरमाया, दुरुस्त फरमाया कि असल जो ताकत है सूबों के पास है, सूबों के पास इख्तियारात भी और माली इख्तियारात भी हैं। अब एक तो ये कि जी पॉलिटिकल वेंडेटा जो है, अगर वो मतलब जारी और सारी रहता है तो उसका मतलब है कि मुल्क इससे काम नहीं आएगा, और हमारे यहाँ जो मईशत की बहाली का ख्वाब है वो पूरा नहीं होगा। फिर एक और बात बहुत अहम है कि ठीक है वफाक पॉलिसी बना ले मईशत को, बेल्ट टाइटनिंग की, किफायत शारी की, लेकिन अगर सूबे तैयार नहीं होते और सूबे जो है वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि NFC के तहत ज्यादातर वसाइल जो है सूबों के पास है, जिसकी वजह से वफाक के लिए बजट मेकिंग जो है वो बड़ा मुश्किल काम हो गया है। क्योंकि जितनी मतलब खर्चे हैं, कर्ज वापस करना हुआ, डिफेंस हुआ, वो तो वफाक के जिम्मे है, और जो मतलब है कि जो जिम्मेदारियां हैं और रिसोर्सेज सूबों के पास चले गए हैं, तो वहां पर अगर फिर जो बदएहतियाती से इन लोगों ने जो हमेशा किया है, जो मैं देख रहा हूँ कि आप जो है बाज़ एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप ले लें, वो आप रिक्रूटमेंट के लिए करते हैं, तालीम का मेयार नीचे जा रहा है, लेकिन भर्तियों पे भर्तियां हो रही हैं, तो आप जाया करते हैं वसाइल को। तो जो होती बात भी आमिर इलियास राना भी कह रहे थे कि गुड गवर्नेंस की जो बात होती है वो वफाक में भी होनी है और वो सूबों में भी होनी है।
कि इन टेंडम नहीं चलेंगे एक दूसरे के साथ, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। अगर जो मिजाज हमने देखा अभी वो सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि जी वो अगर कुछ थैलियां बांट रहे हैं तो उस पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है और बना चीज, तो इस तरह के होंगे जो नुमाइशी होंगे। लेकिन बात हमें समझना चाहिए कि चैरिटी जो है मुल्क को आगे नहीं लेके जाएगा, आपको लेके जाएगा, इन्वेस्टमेंट आपको आगे लेके जाएगा, जॉब क्रिएट करना आपको आगे लेके जाएगा। अगर आप ये कहेंगे जी हम फला चीज आएगा, हम पैसे बांट देंगे, हम फला चीज कर देंगे, तो वो ठीक है, फोटो अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान हो रहा होगा। तो हमें देखना है, देखिए मरियम साहिबा के लिए भी मेक एंड ब्रेक है। अगर मतलब है उनका कोई तजुर्बा नहीं है, उनपे ज़ाहिर पार्टी में भी होगा, सवाल होगा कि जी मतलब है कि जस्ट बिकॉज ऑफ मोरूसी सियासत और जो है उसकी वजह से आपको सीट मिल गई है, तो उन्हें अपने आप को प्रूव करना है। अगर वो फेल हो जाती हैं तो फिर तो आप समझें कि शरीफ खानदान की जो सियासत है मुस्तकबिल की वो लिपट जाएगी। तो उनको अगर कामयाब होना है तो उन्हें भी कुछ इत्तेदाल में आना होगा और रेशनलाइजेशन करना होगा। जैसे वो ऐलान किया कैंसर अस्पताल का, भाई लाहौर में है, साउथ पंजाब में क्यों नहीं बन सकता, किसी पसमानदा इलाके में क्यों नहीं? क्या वजह है कि सारी डेवलपमेंट सारी जो हमें ऑप्टिक्स से आगे निकलना पड़ेगा, फोटो ऑप से आगे निकलना पड़ेगा। जनाब वाले, मुझे पता है आपका शहर है लाहौर, लेकिन और हमारा भी इसी तरह, लेकिन लाहौर से आगे भी देखें खुदा के लिए। बिल्कुल, लाहौर से आप जी 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 पसमानदा इलाकों में नहीं जाएंगे उस वक्त तक बात बनेगी नहीं। जनाब चले, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात आमिर साहब ने की कि फ़ोटो ऑप से और ये इनसे चीज़ों से आगे निकलना पड़ेगा। लगारी साहब, अभी थोड़ी देर पहले आमिर इलियास राना साहब ने जिस चीज़ की तरफ जो है वो इशारा किया, एक क्योंकि मिसाके इस वक्त मईशत की बात जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे ये बताइए कि जहाँ बिज़नेस और पॉलिटिक्स जो हैं वो इंटरट्वाइंड हैं, असेंबली में जितने लोग बैठे हैं उनके अपने बिजनेसेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो कोई इस पर ना, मतलब अब नॉर्मल सी बात हो गई है, ना बात होती है, ना उस पर कोई जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो कोई फोकस होता है। ये जो मुश्किल फ़ैसले हैं, जो ये बेल्ट टाइटनिंग की बात हो रही है, जो ये टैक्सेशन की बात हो रही है, आपने देखा है हर टाइम में जब बात होती है, जिनकी तरफ आमिर इलियास राना साहब बात कर रहे हैं कि जी जब ट्रेडर्स को कहा जाता है जी टैक्सेशन नेट में इनको लेकर आएँ, तो मुशर्रफ साहब बीइंग ऑल माइटी एंड पावरफुल वो भी नहीं कर सके थे, सड़कों पे आ जाते हैं और फिर हुकूमत जो है वो घुटने टेक देती है। तो क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों के बगैर जो ये हमारी बुनियादी इश्यूज़ हैं, इनको रिजॉल्व किए बगैर जो ये हम एक होम्योपैथिक इलाज करते हैं उससे मईशत कुछ बेहतरी होगी मईशत की, या मतलब उससे कोई हम आगे जा सकेंगे? क्या आपने जिम्मेदारी ली है कि होम्योपैथी को बदनाम करें और कहें कि वो खराब तरीका है? मैं खुद होम्योपैथी की बात बड़ी वैसे नहीं, आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं या होम्योपैथिक डॉक्टर हैं? मैं तो बीडीएस डॉक्टर हूं जी, बीडीएस डॉक्टर हूं। चले, आई स्टैंड करेक्टेड, आई टेक माय वर्ड्स बैक। लगारी साहब, वो भी एक तरीका इलाज है, मैं कभी नहीं कराया मैंने इलाज, लेकिन बहरहाल वो एक तरीका इलाज है और अच्छा खासा मकबूल तरीका इलाज है, वो भी रहेगा। लेकिन बात ये है कि वो असल में वो कह रहे थे ना कि नफा ना नुकसान। एक बात समझ में नहीं है, एक दफा एक जीएचक्यू में मीटिंग हो रही थी, तो उसमें सारे कोई हमारे बड़े साहब भी मौजूद थे, एक छोटा सा आदमी मैं भी उसमें मौजूद था, 15-20 लोग थे। तो मैंने आर्मी चीफ से गुजारिश की कि जनाब पाकिस्तान का अब 18वीं तरमीम आ गई है और उसके बाद पाकिस्तान के जो जिम्मेदारियां हैं, डिलीवरी है, वो तो सूबों के पास चली गई है। हेल्थ उन्होंने करनी है और एजुकेशन उन्होंने करनी है, सोशल सर्विसेज उन्होंने देनी है, लोकल बॉडीज की सर्विसेज उन्होंने देनी है, सब कुछ उन्होंने करना है। उसके बावजूद पाकिस्तान का फेडरल बजट जो है वो तमाम सूबों के बजट को मिलाकर उससे दुगने से भी ज़्यादा है। तो फिर ये हम इतना बड़ा बजट वफाक में रख रहे हैं, हम सूबों में उसका ज़ाहिर है एक पूल देते हैं, उसके पास सूबों के पास आता है और फिर सूबों पर भी डिवॉल्व नहीं होता है, वो भी होना चाहिए। हमारा मसला ये है कि हम वफाक में वो वजारतें क्यों लेकर बैठे हैं जो कंकरेंट लिस्ट के तहत हमने सूबों को मुंतकिल कर दी हैं, और जब वो नहीं है वफाक के पास, जब उनका वजूद ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, तो वो वफाक में क्यों उन्होंने वो वजारतें और तमाम ओहदे और वो लोग बैठे। हम जब तालीम देनी है सूबों ने, तो आपने वहाँ वज़ीर तालीम और पूरा सेक्रेटरीट और पूरे का पूरा वज़ारत तालीम के दफातर वो किस लिए रखे हैं? वहाँ हेल्थ केयर महकमा कैसे है कर? हमारे यहाँ तो तमाशा होता रहा है यहाँ पर कि 2 साल के लिए जिना अस्पताल को और नेशनल जो कार्डियोवैस्कुलर का हमारा शोबा है उसको उठाकर वफाक के पास दे जाता था, फिर वो पैसे नहीं देता था, फिर तनख्वाहें जो है वो सूबा देता था, वफाक कुछ नहीं देता था। फिर उसके बाद वफाक ने विड्रॉ कर लिया कि जी अब सूबा अपने पास रखे, फिर 1-2 साल रहा, फिर वापस वफाक ने ले लिया, फिर इस तरह तमाशा चलता रहा और वो फंड्स भी नहीं होते। बाद दफा ये चल रहा होता है कि जी बहरान हो गया, वहाँ पर हमारे जिना अस्पताल में इलाज की सहूलतें नहीं होती हैं, यहाँ कराची में सूरत हाल होती है। तो वफाक
अपनी जिम्मेदारियां संभाले और उनके पूरे तौर पर सूबों के पास उनकी जिम्मेदारियां, उनके पास फंड आते हैं, वह कहते हैं जी कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी वही कैपेसिटी आप डिवॉल्व करते हैं, उस कैपेसिटी को जो वफाक में आप पास रखी हो सूबों को कंट्रोल में दे दें और सूबे अपने संभालें। और ये नहीं है कि सूबे तमाम बजट लेकर अपने पास रखें और फिर उसको तकसीम करना शुरू कर दें आपस में बैठकर विजातों के हिसाब से। ना करें ऐसा, वो डिवॉल्व करें नीचे और लोकल बॉडीज की तरफ दें, जाएं लोगों को। लगाड़ी साहब, कौन जाएगा लोकल बॉडीज की तरफ? अपनी जो है वो पावर, आज तक लोकल बॉडीज हमेशा इस मुल्क में जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुए हैं, और वो भी किस किस्म के हुए हैं ये मैं और आप देख चुके हैं। हाँ, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो डिलीवर नहीं कर सकेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो फिर धो कुछ नहीं सकेगा। लगाड़ी साहब, मुझे आई एम सॉरी, आई विल हैव टू इंटरजेक्ट, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर इलियास साहब, आपने जो बात की थी ट्रेडर्स की, प्रॉपर्टी माफिया की, ये मेरे और आपसे ढकी छुपी बात नहीं है कि ये तमाम लोग, इनके इंटरेस्ट जो हैं वो असेंबलीज में सेफ गार्ड होते हैं। आपको लगता है कि मखलूत हुकूमत, जिसका मैंडेट वैसे ही जो हर वक्त लगता है डगमगाता रहा है, तो वो ये मुश्किल फैसले ले सकेगा? ट्रेडर्स को हमने टैक्स करना है, रियल इस्टेट को हमने टैक्स करना है, हमने प्राइवेटाइजेशन करनी है, ये चीज़ें हो सकेंगी? आपने जनरल मुशर्रफ मरहूम का हवाला दिया, तो जनरल जमशेद गुलजार कियानी मरहूम कोर कमांडर थे, वो अपारा में खुद फार्म शाम के लिए आए थे। ये बात अगर हम ये सोच के कहें कि जी इस पे अमल नहीं होना तो बात तो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और उसके अंदर तमाम पार्टियां स्टेक होल्डर हैं। आप विफाक से NFC अवार्ड में ठीक ठाक हिस्सा ले जाते हैं। अब आप जो पैसे इकट्ठे करेंगे इन ताजरों से, इन प्रॉपर्टी डीलरों से, वो भी गवर्नमेंट्स को आने हैं। उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी है, PTI भी है, नून भी है, और फिर बलूचिस्तान में सारे सभी हैं। बिल्कुल। तो जब विफाक में भी सारे हैं, तो ये पहले तो इनको आपस में तय करना पड़ेगा ना, कि ये नहीं हो सकता कि आप 3 सूबों में ड्राइव करें और KP कहे कि मैं नहीं करता, और KP की पार्टी बाकी सूबों में ताजरों के साथ मिल जाए। आपको मिलाना तो सबको पड़ेगा ना इस मुल्क को चलाने के लिए। पैसे आएंगे, इकट्ठे करेंगे। अगर सिर्फ ये सियासतदान इकट्ठे हो जाए इस बुनियाद पे कि हम इस बुनियाद पे किसी पार्टी के साथ लोगों को, ताजरों को लीड नहीं करेंगे, फिर तो ये काम हो सकता है। शहबाज शरीफ ने जैसे लाहौर में शादी जिस तारीख पे होती थी, आप उस शहर से हैं, वहाँ कभी नहीं हुई। 12 बजे के बाद लोग इकट्ठे होते थे, तो 10 बजे भी आने लग गए। ये सिर्फ विल की बात है कि एक दफ़ा बैठ के तय कर ले, क्योंकि इस मुल्क को चलाने के लिए कब तक तनख्वाहदार तबके पे या इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जो आदमी 100 रुपए का कार्ड इसमें भरता है मोबाइल में, उससे आप टैक्स लेते हैं। बुनियादी तौर पे जो बड़े माफियाज हैं उनकी तो सेफ गार्ड सब कर रहे होते हैं, चाहे वो चीनी का हो, चाहे वो टेक्सटाइल का हो, वो एक्सपोर्टर्स उनको कह दें आप, हर तरह से उनकी बचत के लिए लोग मौजूद हैं। इंपोर्टर्स के लिए, जैसे आमिर रज़ा साहब कह रहे थे, यहाँ साफियों ने अपील करनी शुरू कर दी थी जब कैट डॉग्स की फूड को रोका गया था कि जी नाम मर गए, पता नहीं क्या हो गया, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, सबको पता है। तो इशू ये है कि ये फिर सिर्फ हुक्मरान तबका नहीं, उसमें सिर्फ अपोजिशन नहीं, उसमें ताजिर नहीं, उसमें साफ़ी, जो हम एक दूसरे के लिए बगैर किसी बात के खड़े हो जाते हैं कि जी बचाओ जी, नहीं। फिर सबको ये इस पे ऑन बोर्ड आना होगा कि इस मुल्क की सर्वाइवल का इशू है। तो वो शहबाज शरीफ पहले कैबिनेट से साबित करेंगे, अपने इकदामात से साबित करेंगे, वो मरियम नवाज साबित करेंगी, क्योंकि फिर मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी, पहले ये जो हुक्मरान इत्तेहाद मरकज में बैठा है, इनके पास भूल गए आप। नहीं, मैंने कहा है कि पहले ये साबित करें, फिर गंडापुर से ये बात करें कि जनाब आप भी तो इसी मुल्क का हिस्सा हैं। तो आप जब तक खुद नहीं करके दिखाएंगे, तो दूसरे से जो आपका अपोनेंट है और हर्ष है, गुस्से में है, जज्बात में है, तो उसको आप बातचीत के लिए किसी बुनियाद पे लाएंगे ना। तो मैं ये समझता हूं कि सब लोगों को ऑन बोर्ड करना चाहिए, फैसले एक दफा लें और फिर उन पे अमल दरामद करें, फिर चाहे कोई नाराज हो या राजी हो। एक छोटी सी बात और कह दूं, जो लगाड़ी साहब कह रहे थे ना 18वीं तरमीम पे जनरल साहब के पास गए, जिन्होंने की थी ना 18वीं तरमीम, वो पीपल्स पार्टी और नून थी। सबसे पहले पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत थी, उन्होंने वो तमाम वजारतें रिटेन की जिसको बिलावल कह रहे थे मैं वापस सूबों को दूंगा। जहन में रखिएगा, कैड बनाई जिसमें एजुकेशन खपा लिया, फूड एंड एग्रीकल्चर का फूड सिक्योरिटी नाम दे दिया, मैं गिनवाऊं ना तो सारी की सारी वजारतें रख ली। फिर वो नून ने भी रिटेन की, फिर इमरान ने भी रूट की। ये सारी की सारी गपशप है। हाँ, आपने करनी है, आप दें, सूबों पे बर्डन बनता है ना इन वजारतों का, क्योंकि पैसे तो वो ले रहे हैं। सारी पार्टीज का वही है। आमिर ज़िया साहब, ये मुझे ये बताइए कि जो इस वक्त बात अभी आमिर इलियास राना साहब बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बट अंग्रेजी में एक टर्म है हुज गोइंग टू बेल द कैट, ठीक है?
प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आज अगर कल मेरे साथ नाज बलोच साहिबा मौजूद थी, तो मैंने कहा नाज साहिबा मुझे ये बताइए कि अभी हमें पता है कि प्राइवेटाइजेशन नागुज़ीर है, IMF इस पे आपसे ऑलरेडी डिमांड कर रहा है, अगली जो बात है उसके लिए, अगली जो आप कर्जा मांग रहे हैं, अगला जो मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं देखें जो हमारे जो मंशूर में चीज़ें हैं हम उसी पे जो है वो रहेंगे, हम इस तरह तो नहीं करेंगे। लेकिन जब एक पार्टी प्राइवेटाइज करने जाए, दूसरी जो है वो मोर्चा लेके खड़ी हो जाए, गैस प्राइसेस बढ़े और दूसरी खड़ी हो जाए, मतलब ये कुछ चीज़ें मिसाके मईशत एक्चुअल तो ये है, क्या ये खुद बैठेंगे या फिर किसी को बिठाना पड़ेगा? बिकॉज जिस तरह अभी बात कर रहे हैं, कांट एग्री विद हिम मोर, ये हमारा एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। हम कितनी देर तक जो है ना बैसाखियों पे चलते रहेंगे और ये जो एक हमारे जो एक्चुअल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व नहीं करेंगे? देखिए, एक तो पीपल्स पार्टी का एक पॉपुलर एक उसका एक पोस्चर होता है, मगर मेरे ख्याल में जो वहां पर असल फैसला साज हैं करने वाले, वो जब ये चीजें आएंगी ना, कुछ चीजों पे हमारी ब्रॉड कंसेंसस है और वो हालात की जबर की वजह से, इसलिए नहीं है कि इनके दिल में कोई मतलब है क्या बात है। बात ये होती कि हमारे जो बड़े इदारे हैं सरकार में चलने वाले, वो हजारों बिलियन रुपीस जाया कर रहे हैं। वो PIA हो, वो रेलवेज हो, वो आप गिनते चले जाएं, स्टील मिल कभी प्रॉफिट में होती थी, आज बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, लॉस। तो ऐसे इदारे बेशुमार हैं। तो उसके दो ही तरीके हैं। अब पीपल्स पार्टी कहती है जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, बाद लोग कहते हैं जी खुल्लम खुल्ला आप निजकारी करें और मतलब इनको फरोख्त करें ताकि हमारे पास से पैसे, हमारे से मुराद कौमी किटी से पैसे जाना बंद हो। तो ये इनको करना पड़ेगा। हालात के जबरे के वो याशु के मुताबिल नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि कोई भी सियासी जमात जो है इन इदारों को नौकरियां देने के लिए इस्तेमाल करे कि PIA में जहाज कम है पर जहाज जो रेशो है हमारी मुलाजमीन का वो उन एयरलाइन से कहीं ज्यादा है कि जो मतलब है प्रॉफिट में चल रही है। उसी तरह हमारी यहाँ PNSC है, 14-15 मंजिला इमारत है, जहाज आपके पास मुट्ठी भर है और वो जापान की कोई अगर कोई कंपनी है उसके पास 20 जहाज है और वो 4 कमरे से ऑपरेट कर रही है। तो जब तक हमारे यहाँ इन चीजों का फैसला नहीं होगा और ये सिमत आप क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि अब अगर की तो हम लोग बैंकरप्ट बिल्कुल हम दहाने पे पहुंच चुके हैं। हमारे पास ये जो 8 जो है ज़र मुबादला है वो भी मांगे तांगे का है आपका। तो आप कैसे इसको आगे लेके जाएंगे? उसके लिए आपका यकीनन अपनी बेल्ट टाइटनिंग करनी है, आपने किफायतशारी करनी है और ये स्टार्ट शुरू होना है हुक्मरान इशराफिया से। इनकी मैं बार बार कहता हूं, तकलीफ होती है बात दोस्तों को कि भी बड़ी गाड़ियां उतारे ना, ये सिंबल है, हमें पता है कि उससे पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा, लेकिन आप छोटी गाड़ियों में आपकी शान नहीं घटेगी। 1300 सीसी की गाड़ी में अगर बैठेंगे आप और आप इंपोर्ट बंद करें बड़ी गाड़ियों की, आप भी कुत्ते के खाने बंद करें, उनका लाइव बॉय से आप धोएं। अच्छा, एक और बड़ी हैरत अंगेज जो हमारी यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं, हमारी जमीन से पानी निकाल के हमें बेचती हैं और उसके बाद जनाब वो प्रॉफिट जो है वो रिपेट्रिएट करती हैं। हमें सोचना पड़ेगा हमें किस किस्म की इन्वेस्टमेंट चाहिए। जब आप अलाउ करते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट करें, तो अगर साबुन और इसकी करनी है आपने, पानी की और जूस की और फला चीजों की, और वही पैसा फिर बाहर चला जाते तो मुल्क तो नहीं बना आपका। तो आपको रीथिंक करना है, हमें रीथिंक करना, वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। लगारी साहब की तरफ चलती हूँ। लगारी साहब, आपको लगता है कि अब शायद समझ आ जाए अक्रॉस द बोर्ड सबको, किसी एक पार्टी की बात नहीं करती क्योंकि सब ने इसी तरह का रोल अदा किया है। पेट्रोल महंगा हुआ, PMLN निकल आए, अपने टाइम पे पेट्रोल महंगा अगर करना हो तो कहा जी ये तो देखिए इंटरनेशनल हमारी जो है वो जो पेट्रोल प्राइसेस है उनसे मुंसलिक है। क्या हम इससे आगे निकल सकेंगे? और जो ये हमें चीज़ें जो ये नागुज़ीर है, रिफॉर्म्स हमारा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के लिए नागुज़ीर है, इन पर हम करेंगे या फिर हमें हम ये सोचें कोई और ही आके बैठाएगा, खुद नहीं बैठना? मसला ये है कि जिसको आदत पड़ चुकी हो कि कुछ किए बगैर उनके अकाउंट में सुबह उठें तो करोड़ों रुपए जा चुके हों, डॉलर भी चले जाते हैं तो जा चुके हों, और उनको सब्सिडी के नाम पर, उनको मराद के नाम पर, उनको अपने कारोबार के नाम पर, उनको अपनी इंडस्ट्री के सर्वाइवल के नाम पर किसी ना किसी तरीके से उनको पैसे दिए जाएं और उनका पेट भरे जाएं। आज भी 100 गाड़ियों का ऑर्डर दे दें, हमारे फलां महकमे को चाहिए, भाई गाड़ी चाहिए नहीं चाहिए, आपको पैसे हैं या नहीं है, लेकिन ऑर्डर तो आप दे रहे हैं। और ये कि हमें सब ठीक कह रहे हैं कि भाई अपने लाएं, भाई आप उनको कह रहे हैं अपने लोगों को जाकर देखें ना। मैंने कभी नहीं देखा था, ये चंद साल से देख रहे हैं हम कि एक वजीर चल रहा है, उसके साथ 2-3 गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियों के आगे पीछे गाड़ियां चल रही हैं। अब जज साहिबान के आगे गाड़ियां चल रही हैं, चीफ जस्टिस साहिबान चलते हैं तो जनाब उनके एक पूरा कानवाई चलता है। खुदा का खौफ करें यार, IG चलता है, IG को इस बात की जरूरत है अपने साथ एक कानवाई चलाने की? उनका कानवाई चल रहा होता है कि पूरे गाड़ियां
और इस तरह के पुलिस अफसर हमें मालूम भी नहीं होता था। मैंने खुद देखा है डायरेक्टर एजुकेशन को बस पर लटकते हुए सफर करते हुए मैंने देखा है। डॉक्टर मारिया, मैंने खुद देखा है। वसीला किदवाई होते थे, ये खुद बाकायदा दौड़ते हुए जाकर बस पर चढ़े और लटक गए, और उनकी उम्र कोई 55 साल के करीब थी, वो लटके हुए थे और सफर कर रहे थे, और डायरेक्टर थे एजुकेशन के। अब डायरेक्टर क्या, अब तो छोटे छोटे अफसर जो उनके लिए भी गाड़ियां हैं, और गाड़ियां भी बड़ी गाड़ियां हैं, और गाड़ियों में उनको जाना पड़ता है। अब फिर यह फैसला होता है कि गाड़ी किसकी कहाँ लगेगी, वहां लगाने के मसले पर एक और झगड़े खड़े हो जाते हैं। ये झगड़े भी मैंने देखे हैं कि जनाब किसकी गाड़ी कहाँ लगेगी। अब अगर ये इस तरह से आपने मुल्क को चलाना है तो चलाएं इस तरह से। तो फिर तो हम 2 स्टेप्स फॉरवर्ड और 6 स्टेप्स बैकवर्ड जो है वो लेंगे। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में आमिर इलियास राना साहब, इस वक्त अगर जिससे भी हम बात करें, जब हम सड़कों पे जाके लोगों से बात करते हैं तो वो एक सवाल करते हैं कि एक तो ऑब्वियसली क्या ये हुकूमत डिलीवर कर पाएगी, और अगर डिलीवर नहीं कर पाएगी तो क्या 5 साल का मैंडेट पूरा करेगी? देखिए, 2 चीज़ें हैं। डिलीवरेंस अगर नहीं होगी तो क्या मुद्दत, मतलब मेरी नज़र में अगर आप वज़ीर आज़म दूसरी दफ़ा बन रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करने के लिए? कोई तमगा लगाना आपने कि जनाब मैं 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा, ऐसा नहीं। आपको हर सूरत में डिलीवर करना है, ये लोगों की ख्वाहिश है। आमिर ज़िया साहब भी यही बात कर रहे थे, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि ये कामयाबी आम आदमी के लिए होनी चाहिए। आपकी हो गई, आप वज़ीर आज़म बन गए, आप वज़ीर आला बन गए, कोई कुछ बन गया, भाई बन गए आप। सदर जरदारी साहब दूसरी दफ़ा 9 मार्च को सदर बन रहे हैं, दूसरी दफ़ा बन जाएंगे, ओके। आप सब कुछ तो कहें ना कि भाई मैंने ये काम किया था, मैंने ये किया था। ये बातें लफ्ज़ों से नहीं चलेंगी कि जी मैंने 18वीं तरमीम कराई और इख्तियारात दे दिए, मैंने रियासत बचाई थी 14 महीने में, 16 महीने में। अब रियासत के बाशिंदों का सवाल है। बिल्कुल। तो अब आप हमसे कुर्बानी करने की बजाय बड़े लोगों से टैक्स भी लें, पैसे भी लें, और नज़र आए कि आप आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो इस लिहाज से बड़ा अच्छा समझता हूँ कि अल्लाह करे कि अली अमीन गंडापुर बहुत अच्छा काम करें, ताकि प्रेशर में मुराद अली शाह आए। मुराद अली शाह के साथ सरफराज बुगटी, यानी हमने बलूचिस्तान को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि जी वहाँ तो बस वज़ीर आला बन गया, अब वो खाएं पिएं सुबह शाम उठें। मतलब पिछले वज़ीर आला रात को 2 बजे ही उठते थे। मतलब क्या बंदा करे कि वहाँ पे कि एक शख्स उठ के 2 बजे काबीना करेगा या कुछ भी नहीं, हम कब तक खामोशियाँ लोग लेके चलेंगे। तो आज वो गए हैं गवादर, बहुत अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर जाना चाह रहे हैं वहाँ पर मंगल को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आम आदमी के लिए आप बैठ के फैसले करें, चीज़ें तैयार हैं। SIFC ने कुछ काम किया हुआ है, उसको अब आपने मुआहिदों में तश्कील देना है ताकि इन्वेस्टमेंट आ सके, क्योंकि बातें बहुत हो चुकी। अब आप जब शहबाज शरीफ ये कहेंगे ना तो हमें वो भाषण कबूल नहीं है कि हम रियासत बचा रहे थे और सियासत चली गई। भाई जो भी हो गया, 16 महीने सुन लिया हमने। अब आप हमें बताएंगे, हमसे तो आपने कुर्बानी लेनी है, तनख्वाहदार तबके से भी लेनी है, आम आदमी के ऊपर कोई टैक्स आएगा वो आएगा, लेकिन बदले में आपके पास कोई रोड मैप होगा कि जी 6 महीने से 8 महीने में हम IMF से बड़ा पैकेज ले लेंगे। उसके बाद ये पेट्रोल की कीमतें रुक जाएंगी, जो डे बाय डे आपको कैश फैसिलिटी चाहिए ना, ये उसके लिए भी धंधा चल रहा है। तो आप हमें क्या ऐसा करके दिखाएंगे कि हम मुतमईन हो कि हमारे हुक्मरान सूबों के भी और मरकज के भी डिलीवर करने के लिए तैयार हैं। ये नहीं है कि जी अपने अपने माफिया को प्रोटेक्ट करना है, अपने अपने प्यारे को प्रोटेक्ट करना है, वो नहीं चलेगा। बिल्कुल। आमिर इलियास साहब, बस मेरा ख्याल है अब जो बात कर रहे हैं आमिर इलियास साहब के, वाकई 16 महीने हमने बहुत सुन लिया और उसके बाद इलेक्शन कैंपेन में भी बहुत सुन लिया जी, हमने मुल्क बचाया, हमने डिफॉल्ट से बचाया, दिवालिया हो रहा था वगैरह वगैरह, सारा जो भी है। अब डिलीवर करने का टाइम है। आपको लगता है कि ये जो एक तो वही वाली बात, डिलीवर करेंगे और अपना टाइम पूरा करेंगे, अगेन देयर इंटरट्वाइंड? देखिए, जो दिलचस्प बात है, अगर मैं ये देखूं कि माशी महाज के ऊपर जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका स्कोर कार्ड बेहतर रहा PDM की गवर्नमेंट से, कि डॉलर आपका स्टेबल रहा, मतलब रुपये को आपने स्टेबलाइज कर दिया। जो आपकी रनअवे इन्फ्लेशन थी 44%, 45%, उसको आप बिलो 30 लेकर आ गए, ठीक है ना। तो कुछ आपको स्टेबिलिटी का एक खाका सा नजर आया।
तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि टेक्नोक्रेट्स थे और ऐसे लोग थे कि जो मेरिट पे फैसला कर रहे थे, स्मगलिंग को कर्व किया, ये काम तो पीडीएम भी कर सकती थी। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये होता है कि बजाय मेरिट के फैसला करने के हम लोग जिन लोगों को लगाते हैं वो उसमें आपको अकरबा पत्री की झलक नजर आती है। उसमें ये देखना होता है रिश्तेदार होगा, कोई उनका चमचा चाटा होगा, उसको लगाना है। फिर जो काबीना बना है उसमें मेरिट पे लोगों को लगाया जाएगा। उसमें ये नहीं होगा कि जी फला डीएनए के मखसूस लोग ही आएंगे और जी फला जब तक रिश्तेदार नहीं होगा उस वक्त तक हमारा भरोसा नहीं होगा उस पर। शरीफ खानदान में तोड़ना है शहबाज शरीफ साहब को कि उनको अपने खानदान से आगे की चीजें नजर नहीं आती हैं। उनको चाहिए कि नून लीग में बड़े काबिल लोग भी होंगे, संजीदा लोग भी होंगे, और अगर नून लीग में नहीं है तो बाहर से लेकर आप आ जाएं। उनको जिम्मेदारी और मुशीर के और अपने एडवाइजर के कि जी आप इसको संभालें। आप जब तक मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे उस तब तक पाकिस्तान, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी करे, जो पीटीआई है उसको भी करने की जरूरत है, और बलूचिस्तान भी पीपल्स पार्टी के पास है, अलामती सही, लेकिन मान लेते हैं चलो उनके पास है। तक आप लोग ये नहीं करेंगे उस वक्त तक नहीं। मुझे कहते हैं ना कि सिग्नलिंग जो होती है कि आपकी गुफ्तगू में वो चीज झलक नजर आती है, अभी तक माफ कीजिएगा नजर नहीं आई है कि क्या नई सोच के साथ आ रहे हैं। हमारा वाहिद बदकिस्मत मुल्क है कि जो 1980 की दहाई में सियासत करते थे वो आज भी करते हैं, जो 1990 में हमारी मईशत चलाते थे वो आज भी चला रहे हैं। दुनिया में कहीं नहीं होता है सर। तो चले अच्छी बात है भाई, बड़ा तजुर्बा है इनका, तो कोई नई तो खुदा की कराएं, कोई गलती तो नहीं करने की कोशिश करें। हम तो गलती भी पुरानी करते हैं। चले देखते हैं कि क्या नई गलतियां होती हैं या ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल ही हमें दोबारा जो हर दफा ही हमने देखने को मिलता है। लगार साहब, ओवर टू यू एज वेल। ये दोनों चीजें जो हैं, जी सॉरी, ओल्ड वाइन। अच्छा लगारी साहब, आपको लगता है कि जो चीज़ें हैं ये उनकी सिमत का कुछ तयन हो जाएगा कैबिनेट बनने से आने वाले दिनों में? कुछ लगता है आपको, और कोई सेमलेंस ऑफ नॉर्मलसी और स्टेबिलिटी जो है वो नजर आएगी? मेरा ख्याल है कि इसके अलावा इनके पास ऑप्शन तो कुछ नहीं है ना। इनके पास फिर क्या चीज लेकर जाएंगे अवाम के पास 5 साल के बाद? अगर 5 साल इनको मिलते हैं तो 5 साल के बाद क्या लेकर जाएंगे अगर ये डिलीवर नहीं करते हैं? अगर ये तमाम चीजें जो यहाँ रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो कुछ किया जाना है, आप बस महज रिफॉर्म नहीं कर दें तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन करके आप तो आम आदमी की जेब तक पहुंच जाते हैं और उसके जो भी चीज ले रहा है उसके ऊपर टैक्स अदा करता है। और आप कहते हैं जनाब हमारा टैक्स नेट बहुत छोटा है। भाई कहाँ टैक्स नेट छोटा है? आप एक एक चीज पर तो टैक्स ले रहे हैं, और ये है कि जिसने टैक्स नहीं देना है वो आपको नहीं दे रहा। आप इसी को ही ठीक कर लें, आप टैक्स सिस्टम ठीक कर लें, आपके बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप इंपोर्ट्स के बारे में तय करना कौन सी चीज इंपोर्ट करनी है कौन सी नहीं। आप साहब कह रहे थे ना कि कोई कंपनियां आकर यहाँ पर पानी की बोतलें बनाकर वो आपको बेच रहे हैं, आप ही का पानी है, आप ही की बोतलें, वही आप यहाँ से निकाल कर जो है बोतलें भी बन रही हैं और यहाँ से पानी भी जा रहा है आपका, वो अपने यहाँ से डॉलर जो अपने मुल्कों को आप भेज रहे हैं। तो वो आप क्या यहाँ नहीं कर सकते हैं? आपकी कैपेसिटी नहीं है। आप ये सब कुछ आपके लोग कर रहे हैं, वहां पर जो लोग चला रहे हैं सिस्टम को वो भी तो आप ही के लोग हैं, कोई बाहर से आकर चला रहे हैं। वो प्लान लेकर आप ले आए, प्लान आप अपने प्लान लगाकर चलाएं। क्या जरूरी है कि आपके बाद में और दूध आपका है, वो दूध को जो यहाँ पर डब्बे में डालकर आपको गैर मुल्क की मल्टीनेशनल कंपनियां आपको आप ही का दूध बेच रहे हैं। आप दुनिया में एक बहुत बड़ा दूध प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, लेकिन दूध आपको मिलता है मल्टीनेशनल का, आप उनके दूध लेकर पी रहे होते हैं। ये क्या मतलब? मजाक को तो बंद करना चाहिए ना। आपका बड़ा पोटेंशियल है वो तो आपके इस्तेमाल में आना चाहिए ना। और दुनिया भर में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं होती हैं, और दुनिया वही चीजें हमारे साथ रॉ मटेरियल लेकर, यानी दूध तो रॉ मटेरियल नहीं है ना, दूध तो खाने से एक चीज है ना जो आपके पास है। मीट आपका अपना है। ये बुनियादी इश्यूज हैं जो अगर रिजॉल्व नहीं हुए और हम उसी सिमत में जो है वो चलते रहे जिसमें हम पिछले कई सालों से चल रहे हैं, तो मैडनेस का डेफिनेशन यही होता है कि कीप ऑन डूइंग द सेम एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। तो मेरा ख्याल है फिर ये मैडनेस ही होगी। हमें अब टाइम आ गया है कि वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। लेट्स होप दैट हैपेंस। आमिर इलियास राना साहब, आमिर ज़िया साहब और लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट।